बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, ये हमारी इस वीक की पहली क्लास है क्योंकि कल की क्लास को हमें कैंसिल करना पड़ा। जो हालात हो गए थे इस शहर के, उसकी वजह से। तो वो जो क्लास है उसको हम रीस्केड्यूल करेंगे थर्सडे को 4:30 से 6 बजे हमारी वो वाली क्लास होगी। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म कर दें कि थर्सडे को 4:30 से 6 बजे जो है हमारी वो क्लास होगी। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने स्टैटिक कीवर्ड से वाकफियत हासिल करनी है और इसके अलावा हमने फाइनल कीवर्ड से जो है ये वाकफियत हासिल करनी है। तो पहला काम जो है ना, हम स्टैटिक पे काम करेंगे और फिर बाद में जो है हम फाइनल कीवर्ड से वाकफियत हासिल करेंगे कि वो क्या होता है और कैसा होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे चीज़ ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक क्या होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर क्या कुछ होता है, वगैरह वगैरह। तो इसकी ज़रा हम तफसील के अंदर जो है इसको डिस्कस करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड से आपका हो सकता है ये फर्स्ट टाइम वास्ता पड़े। किसी टाइम के अंदर स्टैटिक का कीवर्ड जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर भी इस्तेमाल किया करते थे, सीखने के लिए, समझाने के लिए। तो ये उसी से मुतल्लिक़, अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये उसी से मुतल्लिक़ चीज़ है, और अगर नहीं पढ़ी हुई तो कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको देख लेंगे। स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो लफ्ज़ हुआ करते हैं जो कि आपके लैंग्वेज के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये जो दो लफ्ज़ हैं, उसके नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ चीज़ें फिक्स करने के लिए या किसी चीज़ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसमें जो स्टैटिक का लफ्ज़ है, ये चीज़ों को ज़रा फिक्स करने के लिए, स्टैटिक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो स्टैटिक का कीवर्ड है, ये आपको अक्सर जगह पे मिलेगा। तो इस स्टैटिक के कीवर्ड के अंदर इसके नाम से ज़्यादा जो इसकी वर्किंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि ये जो स्टैटिक का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल होता है तो उस सूरत में उस चीज़ के साथ क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या कुछ करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्टैटिक डाटा मेंबर हैं, स्टैटिक मेथड हैं, इनके रिलेटेड जब आप स्टैटिक का कीवर्ड लगाते हैं इनके साथ, तो इनके ऊपर पर्टिकुलर किस्म की एक्शन होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इनमें काम होते हैं। तो इस काम की वजह से इसको स्टैटिक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं, एक तो इनकी जो मेमोरी होती है, ये शेयर्ड मेमोरी होती है। ठीक है। शेयर्ड मेमोरी। अब ये शेयर्ड मेमोरी क्या है? तो इसके लिए जो है ना, इसको ज़रा हम समझते हैं इस तरीके से कि लेट्स से हमारे पास एक क्लास है और एक क्लास के रिलेटेड हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मैं साथ में लिख भी तो देता हूँ कि ये हमारे पास OBJ1 है और ये हमारे पास OBJ2 है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम इसमें मेमोरी डिफाइन करते हैं कि इसमें अंदर कोई मेमोरी होगी। तो लेट्स से इसमें एक ये मेमोरी है और इसके अलावा एक ये मेमोरी है। अब चूंकि दोनों एक ही क्लास के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके अंदर भी यही मेमोरी जो है वो इसमें भी होगी और ये मेमोरी इसमें भी होगी। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये कहता हूँ कि जी, कि यहाँ पे ना आपके पास जो मेमोरी है वो इस तरीके से है कि पहली मेमोरी के अंदर वैल्यू आती है नेम की। तो यहाँ पे इसका नेम आ गया अली, और इस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर नाम आ गया फैसल। ठीक है। ये दो नाम आ गए। तो अब यहाँ पे एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहली मेमोरी जो है दोनों की नेम की है। तो उसके रिस्पेक्टिव जो पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर जो नेम की वैल्यू है वो अली आ रही है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, फैसल आ रही है। ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर दूसरी जो मेमोरी है क्लास के अंदर भी और ऑब्जेक्ट के अंदर भी, वो एज की है। तो लेट्स से अली की एज जो है वो है 19 और फैसल की जो है एज है वो है जी 20।
अब यहाँ पे जो चीज़ आपने पहले समझनी है, ताकि हम उसके बेस पे स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक चीज़ों को समझें और उसके रिस्पेक्टिव शेयर्ड मेमोरी को समझें, उसके लिए जो भी आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने जो है ना ये देखना है कि देखिए यहाँ पे आपके पास एक ही क्लास है। फॉर एग्जांपल हम इसे कर लेते हैं स्टूडेंट की क्लास है, और स्टूडेंट की क्लास के अंदर यहाँ पे पहला मेंबर आपके पास आ गया है नेम, डेट, और फिर से देखिए दूसरा मेंबर आ गया आपके पास एज। तो उसके रिस्पेक्ट पे जो पहला ऑब्जेक्ट बना है और BJ1, उसके अंदर नेम में वैल्यू आ रही है अली, और इस तरीके से एज में वैल्यू आ रही है 19। दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम के अंदर वैल्यू आ रही है फैसल, और दूसरे ऑब्जेक्ट के नेम एज में वैल्यू आ रही है 20। अब इसमें आप ये चीज़ समझ लें कि यहाँ पे एक ही क्लास है, एक ही क्लास के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ मेमोरी और मेमोरी की टाइप जो है वो तो क्लास बता रही है, लेकिन जो उसमें वैल्यू पड़ी होगी वो हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी होगी। तो ऑब्जेक्ट वन की अपनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ऑब्जेक्ट टू की अपनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यूज़ होंगी। अगर बात समझ में आ गई तो हैंड रेस करके मुझे कंफर्म करें। जी ठीक है, गुड, शाबाश, अब आप हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये बात तो हमें समझ आ गई है कि एक क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, और वो एट्रीब्यूट जो हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या आपके ये बता रहे होते हैं कि इसके अंदर मेमोरी क्या होंगी। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यूज जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है, अब हम बात करने लगेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर की। स्टैटिक डाटा मेंबर ऐसे डाटा मेंबर्स हैं जो कि आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स में कॉमन होते हैं। आपके ऐसे डाटा मेंबर, ये देखें, ये अली और ये एज है 19 है, फैसल और 20 है, ये भी डाटा मेंबर्स हैं ऑब्जेक्ट वन की और ऑब्जेक्ट टू के रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अली जो है वो एक अलग वैल्यू है, ऑब्जेक्ट टू के अंदर फैसल अलग वैल्यू है। तो इनकी जो मेमोरीज हैं वो अलग अलग बन रही हैं, ये आपस में शेयर नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट वन की अलग मेमोरी बन रही है और ऑब्जेक्ट टू की अलग मेमोरी बन रही है। लेकिन जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो शेयर्ड होते हैं। अब वो शेयर्ड का मतलब ये है कि आपके पास एक होता ही है चीज़, जैसे कहते हैं क्लास एरिया, या आपके पास है क्लास एरिया। ठीक है, इस क्लास के अंदर जो है ना वो आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें आपके मेथड्स होते हैं। जितने आप मेथड बनाते हैं, तो देखिए हमने मेथड मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, यहाँ पे नहीं बताया कि इसमें भी मेथड है, इसमें मेथड है, क्योंकि मेथड जो है वो क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं, तो वो मेथड जो है वो आपके पास क्लास एरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ उसके मेथड ज़्यादा ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हर ऑब्जेक्ट के साथ ज़्यादा ज़्यादा मेथड रखेंगे तो मेथड के अपना जो पीस ऑफ कोड होगा वो उसके साथ प्लेस होगा। जब वो प्लेस होगा तो वो तो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा जो है उसको जो है वो जगह चाहिए होगी। तो उसकी वजह से जो है आपके प्रोग्राम के अंदर स्पेस डेफिशिएंसी होती है, स्पेस जो है वो कम पड़ जाती है। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको जो है वो बेहतरीन बनाने के लिए हम ये करते हैं कि उसकी जो क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे इस क्लास के उसमें सेम तरह के मेथड जो है इस्तेमाल करने होंगे, तो सारे मेथड जो है वो उठा के हम एक जगह पर रखते हैं जिसको कहते हैं क्लास एरिया। ठीक है, इसी तरीके से जो शेयर्ड मेमोरी होती है, जो स्टैटिक मेमोरी होते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम जो है वो क्लास एरिया में रखते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्टैटिक चीज़ है तो वो क्या होगी, वो मेमोरी जो है वो आपके पास कहाँ पे प्लेस होगी, वो क्लास एरिया में होगी। तो लेट्स से हमारे पास एक मेमोरी है, हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास मेमोरी है ए, और ये ए मेमोरी जो है वो क्या होगी, वो शेयर्ड होगी। वो ए ऑब्जेक्ट वन को भी मिलेगी, वो ऑब्जेक्ट टू को भी मिलेगी, लेकिन वो रखी कहाँ जाएगी, वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रखी जाएगी, बल्कि उसको अलग जगह पे रखेंगे जिसको हम कहेंगे क्लास एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो होगी। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर जो है ऑब्जेक्ट वन को जो है उस मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इस तरीके से क्लास एरिया को एक्सेस करके जो है वो उस वाली मेमोरी को इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट टू की जो है वो चाहिए होगी तो वो इसको इस्तेमाल कर लेगा। अब इस तरीके से जो ये वाली मेमोरी है वो किसी एक ऑब्जेक्ट की ज़ाती मलकियत नहीं बनती, बल्कि वो क्या होती है, सबके दरमियान में शेयर होती है।
अब सारों के साथ शेयर होने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर वैल्यू है 5, तो ये 5 जो है वो ऑब्जेक्ट वन को भी पता चल जाएगा इसमें 5 है, ऑब्जेक्ट टू को भी पता चल जाएगा इसमें 5 है। और इन केस लेट्स से ऑब्जेक्ट वन जो है वो किसी फंक्शनैलिटी की बेस पे इसको कर लेता है 7, तो अब ये जो 7 हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्ट वन के लिए 7 नहीं हुआ, बल्कि ऑब्जेक्ट टू को भी जो है वो क्या नज़र आएगा, यहाँ पे 7 नज़र आएगा। तो जी अब आपको स्टैटिक डाटा मेंबर की ये बात पता चली कि स्टैटिक मेंबर जो डाटा मेंबर होते हैं वो ऐसे मेंबर डाटा मेंबर्स होते हैं जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ, उस क्लास के हर ऑब्जेक्ट के साथ शेड होते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं, वो बल्कि किसका पार्ट होते हैं, वो क्लास एरिया का पार्ट होते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जी क्लास एरिया जो है वो क्या है? तो क्लास एरिया जो है वो ये बात है कि आपकी जो क्लास बनती है, आपने क्लास बनाई होगी, आपने इतने टाइम से जो है क्लासेस वगैरह बना रहे हैं, तो आप क्लासेस के अंदर जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ डाटा मेंबर्स होते हैं जिनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, कुछ उसके अंदर जो है वो मेथड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं। तो वो क्लास के अंदर की चीज़ें होती हैं। जब हम किसी क्लास के मदद से उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम जो है हमेशा उसके डाटा मेंबर को तो जिक्र कर देते हैं, ये इसके अंदर ये वाले एट्रीब्यूट्स जो है वो इसके ये होंगे, इसके एट्रीब्यूट ये होंगे। तो एट्रीब्यूट तो हम जिक्र कर रहे होते हैं, हम बताते हैं कि जी अगर नेम वेरिएबल है तो ऑब्जेक्ट वन का अलहदा नेम वेरिएबल होगा, उसकी अलहदा मेमोरी होगी, ऑब्जेक्ट टू के लिए अलहदा मेमोरी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनमें यूनिक वैल्यूज होती हैं, हर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव अपनी अपनी वैल्यू होती हैं। लेकिन क्योंकि जो ऑब्जेक्ट वन है ऑब्जेक्ट टू है, क्योंकि वो एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म होंगे वो सेम होते हैं। तो वो जो फंक्शन सेम होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्रोवाइड नहीं किए जाते, बल्कि उसको उठा के एक अलग सी जगह पर रखा जाता है जिसे क्लास एरिया कहते हैं। तो उससे होता ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट को जरूरत पड़ती है तो वो भी क्लास एरिया पर जाके उस वाले फंक्शन को इस्तेमाल कर लेता है, जब दूसरे ऑब्जेक्ट को जरूरत पड़ती है तो वो भी क्लास एरिया में जाके उसको इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि वो सब क्लासेस सब ऑब्जेक्ट के लिए वो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं, वो स्टैटिक डाटा मेंबर ऐसे डाटा मेंबर होते हैं जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेयर किया कर दिए जाते हैं। अगर हमने हमें कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई एक ऐसी मेमोरी हो जो कि एक ऑब्जेक्ट को पता चल जाए कि इसमें क्या हुआ है, दूसरे ऑब्जेक्ट को पता चल जाए इसमें क्या हुआ है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक मेंबर रख लेते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक मेंबर क्या होता है, वो क्लास एरिया में पाया जाता है और वो सब के लिए कॉमन होता है। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अगर कोई चीज़ आपने कॉमनली बतानी है तो आप इस मेमोरी के ज़रिए से वो बता सकते हैं। जी आई होप कि अब आपको ये बात काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब ज़रा इसी काम को जो है कैसे परफॉर्म करना है, ज़रा उसके लिए मैं आपको लेकर आता हूँ इक्लिप्स के ऊपर। तो जी ज़रा इक्लिप्स ओपन करते हैं। हाँ जी, ये मेरे पास इक्लिप्स मौजूद है और इसके अंदर हमने प्रीवियस वीक के रिलेटेड जो है वो काम किया था। अच्छा जी, इसके अंदर जो हमने काम किया था उसके अंदर हमने ये देखा था कि जी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जी प्राइवेट, इसके अलावा पैकेज और पब्लिक जो है वो डाटा मेंबर जो हैं, जो एक्सेस मॉडिफायर है, उनका क्या इम्पेक्ट होता है। ठीक है। आज जो है हम इसमें मज़ीद इजाफा करते हैं, जो ज़रा एरर्स हैं उनको मैं ज़रा कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ये मुझे आज के प्रोग्राम के अंदर मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो जी आज जो है हमने स्टैटिक मेंबर जो है वो बनाना है। ठीक है। तो अब ज़रा मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्टैटिक मेंबर जो है वो बनाता हूँ। तो स्टैटिक मेंबर बनाने का तरीकाकार ये है, एक्सेस मॉडिफायर जो है ना आप वैसे भी वो रख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो स्टैटिक मेंबर्स जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको पब्लिक भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको डिफ़ॉल्ट या पैकेज भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर उनके आपने जैसे पहले डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे पब्लिक रखता हूँ ताकि मुझे वो इजीली अवेलेबल हो जाए। और इसके साथ आपने लगाना है स्टैटिक का कीवर्ड। फिर आप जो है
जो है, अगर डाटा मेंबर बात कर रहे हैं, तो डाटा मेंबर के लिए आपको जो है वो कोई टाइप बतानी पड़ेगी, किस टाइप का डाटा मेंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका टाइप रखता हूँ का इंट, और उस वाली मेमोरी का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे काउंट। ठीक है, अब ये देखेंगे मेरे पास एक स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो बन गया। क्या नेम जो है वो स्टैटिक डाटा मेंबर है? क्या नेम जो है एक स्टैटिक डाटा मेंबर है? नहीं, स्टैटिक डाटा मेंबर की पहचान ये होगी, उसके साथ आपको स्टैटिक कीवर्ड मिलेगा। क्या नेम के साथ आपको स्टैटिक का कीवर्ड मिल रहा है? जी, स्टैटिक का कीवर्ड इसमें नहीं मिल रहा, तो इसलिए नेम जो है वो स्टैटिक डाटा मेंबर नहीं है। लेकिन काउंट जो है वो एक स्टैटिक डाटा मेंबर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और ये इस प्रकार यहाँ की बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसकी बजाय अभी मैं ज़रा फोकस करता हूँ यहाँ पे इस मेन मेथड पे। ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ पे आके मैंने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ई, इसको E1 करते हैं, इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद मैं एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉय E2 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, अब मेरे पास ये दो एम्प्लॉयज़ हो गए। अब मैं E1 डॉट और काउंट जो है उसकी वैल्यू में कर लेता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं ज़रा E1 की वैल्यू आपको डिस्प्ले करके दिखा दूँ काउंट की, कि उसकी E1 की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप ज़रा इसको व्यू भी कर लें। तो इसको मैंने रन किया यहाँ से, तो यहाँ पे देखें E1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है 1। अभी यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय 1 से E1 से जो मैंने ये काम किया, मैंने अब यही स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ E2 डॉट काउंट। अब आपको ये पता है कि जो E2 से तो मैंने काउंट की वैल्यू को जो है वो चेंज वगैरह नहीं किया, लेकिन अब ज़रा रन करें तो देखिए इसमें भी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें भी यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अभी चलें अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये लेट से आपके E2 के अंदर लेट से पहले से अगर 1 पड़ा हुआ था। मैं अब यहाँ पे यूँ करता हूँ कि E2 डॉट काउंट से वैल्यू उसको करता हूँ मैं 15। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं यही दोनों स्टेटमेंट जो है दोबारा से डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैंने यहाँ पे उसको प्लेस किया ताकि डिस्प्ले हो जाए, आपके सामने आ जाए। अब आप देखें तो पहली दफ़ा आपके पास E1 की जो वैल्यू आई, E1 डॉट काउंट की जो वैल्यू आई वो 1 आई, क्योंकि हमने E1 से काउंट की वैल्यू 1 रखी। लेकिन E2 से जब हमने काउंट को देखा तो भी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैंने E2 से काउंट की वैल्यू को 15 कर दिया, तो अब इसमें E2 की काउंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें जब मैं E1 डॉट काउंट को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो उसमें भी वैल्यू 15 आ रही है। ठीक है, और इसी तरीके से E2 डॉट काउंट को जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें भी वैल्यू 15 आ रही है। तो इससे आपको ये पता चल गया है कि जो स्टैटिक मेमोरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, काउंट क्या था, स्टैटिक था ना। जैसे अब यहाँ पे देखें तो काउंट किया यहाँ पे स्टैटिक है ना। तो स्टैटिक चीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में शेड होती है। तो अब देखिए यहाँ पे दो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की अलग जो है वो आपको यहाँ पे चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। जी, ये बात समझ में आ गई?
जी सर, समझ आ गई है। जी एहसन, क्या चीज़ रिपीट करूँ? मुझे बार बार रिपीट करने का कह रहे हैं, मैं क्या चीज़ रिपीट करूँ? सलाम सर, ये पूछना था मैंने, ये आपने जो मेन क्लास के अंदर बनाया ना इसको, तो उसके बाद ये आपने क्या कहते हैं, ये जो अभी आपने फंक्शन बनाए ना यहाँ पे नीचे आके एम्प्लॉय के, जी जी। C1 और C2, सर ये यहाँ से वापस रिपीट करते, ये जो आप बता रहे थे स्टैटिक और इस तरह की सही समझ नहीं आई सही इसकी सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। हाँ जी। तो थोड़ी सी आपको तवज्जो के साथ समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये थोड़ी सी आपके कॉन्सेप्ट से ज़रा हटकी चीज़ है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो उसको अच्छी तरीके से समझ लें। बहुत ज़्यादा स्लो लेके चल रहा हूँ, हालांकि ये बहुत क्विकली जो है इसको कवर किया जा सकता है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इसके सारे जो इम्पैक्ट्स हैं, जो भी इसके फैक्टर्स हैं, वो आपको पता चल जाएं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो अभी मैं आपके सामने स्टैटिक कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक कीवर्ड के अंदर अभी मैंने सिर्फ डाटा मेंबर की बात की है, और डाटा मेंबर के अंदर भी मैंने अभी उसकी एक बात बताई है कि ये शेयर्ड मेमोरी होती है। शेयर्ड मेमोरी का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड अलग अलग जो है उसके अंदर मेमोरीज होती हैं, अलग अलग उसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये किया कि एम्प्लॉय क्लास बनाई। एम्प्लॉय क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक डाटा मेंबर बनाया, जो कि इंटीजर टाइप का है। इसको पब्लिक रखा है ताकि ये मुझे आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किया जा सके, और इसको मैंने यहाँ पे बना लिया। जब मैंने इसको यहाँ पे बना लिया तो इसके बाद मैंने एम्प्लॉय क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, E1 E2। मैंने दो ऑब्जेक्ट इसलिए बनाए ताकि दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में ये वाली मेमोरी जो है वो शेयर हो रही होगी, तो वो पता चलेगा कि शेयर कैसे हो रही है। तो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट की मदद से काउंट का जो मेंबर है उसका मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की 1, ठीक है। तो इसके 1 को करने से बाद मैंने इसी की वैल्यू को, काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। जब मैंने इसको डिस्प्ले करवाया तो आप ये देख सकते हैं कि काउंट की वैल्यू जब डिस्प्ले होती है तो उसकी वैल्यू 1 डिस्प्ले होगी। अब ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट से, E1 वाले ऑब्जेक्ट से ये काम किया। अब मैं E2 से भी यही काम करता हूँ तो तभी 1 आती है। अब ये 1 दोबारा आने का मतलब ये है कि E1 और E2 के अंदर जो काउंट है ये कॉमन है। अब ये भी हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि जी काउंट के अंदर तो E2 के अंदर, काउंट के अंदर भी 1 हो सकता है, डिफॉल्ट में कहीं 1 ना रख रहा हो। तो उसके लिए या तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, वहाँ से आप वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं। फिर मैंने इसके लिए यूँ किया कि आपको E2 डॉट काउंट की वैल्यू को चेंज करके दिखाया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अब क्या कर दी मैंने, 15 कर दी। अब जब इसकी वैल्यू 15 होगी तो इससे क्या होगा? अब इससे ये हुआ कि जब मैंने इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया, E1 डॉट काउंट का दिखाया, तो हालांकि मैंने चेंज तो E2 का काउंट को किया था और इसकी वैल्यू 15 की थी, तो E1 की भी वैल्यू 15 आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से E2 का किया तो उसकी 15 आ रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि जो आपके पास स्टैटिक मेमोरी है वो सब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कॉमन होती है। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पे अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास ये कॉमन है तो हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक इस्तेमाल अभी हम देखने लगे हैं, और वो तरीकाकार ये है कि हम अगर ये देखना चाहते हैं कि हमारी एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, तो उस सूरत में हम स्टैटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? तो मैं इस वक्त जो है बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इनको ज़रा प्राइवेट कर रहा हूँ, और इसके रिलेटेड मैं ज़रा मेथड बना रहा हूँ। तो जी ये मैंने एक क्लास बनाई हुई है। इस क्लास के अंदर मेरे पास देखें तो एक आईडी है, वो भी प्राइवेट है। इसके अलावा यहाँ पे एक नेम स्ट्रिंग है, वो भी प्राइवेट है। इसके अलावा डिपार्टमेंट है, वो भी प्राइवेट है। सैलरी इसमें जो है पब्लिक है। इसके अलावा एक स्टैटिक मेंबर है जो कि पब्लिक है, और उसकी टाइप काउंट है, टाइप उसकी इंटीजर है, और नेम उसका काउंट है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे आके मैं ये काम करता हूँ कि एक मेथड बनाता हूँ, और उसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे सेट, ताकि वो मेरे इन आर्गुमेंट की वैल्यूज को सेट कर सके, इन एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर सके। ठीक है, तो उसमें एक वैल्यू आ जाएगी आईडी की। ठीक है, दूसरी वैल्यू उसमें आ जाएगी नेम की, तीसरी वैल्यू उसमें आ जाएगी डिपार्टमेंट की, चौथी वैल्यू उसमें आ जाएगी सैलरी की। ठीक है, तो ये मैंने मेथड बना लिया। अब इस मेथड में मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी। अब यहाँ पे ये वाला आईडी जो है, इसमें यहाँ पे मसला ये होगा कि अब ये डिसाइड करना या ये फैसला करना कि ये एट्रीब्यूट वाली आईडी को मैं यूज़ कर रहा हूँ या पैरामीटर में जो आईडी आ रहा है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो देखें, दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों के केसेस सेम है। तो अब यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट वाली आईडी जो है उसके अंदर पैरामीटर वाली जो आईडी है उसकी वैल्यू असाइन करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे, जो हमारी एट्रीब्यूट वाली आईडी है उसको हम उसके साथ लिखेंगे दिस, फिर डॉट, और डॉट के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल और फिर ये आईडी। दिस के साथ जब मैंने आईडी यहाँ पे किया है, तो इसमें देखें जब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से ये वाला हाईलाइट हुआ, ये वाला हाईलाइट नहीं हुआ। इससे ये पता चल रहा है कि ये दिस के साथ मैंने जब डॉट लगा के आईडी की है, तो उसको पता चल गया कि इसने एट्रीब्यूट की बात की जा रही है, इसमें ये पैरामीटर की बात नहीं की जा रही। इसी तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ जी दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम। ठीक है, इसी तरीके से मैं करता हूँ यहाँ पे दिस डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स डिपार्टमेंट। इस तरीके से मैं करता हूँ यहाँ पे दिस डॉट सैलरी इक्वल्स सैलरी। तो ये जो है हमने एक मेथड बना लिया सेट का। तो इसी तरीके से सेट का मेथड मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे स्टैटिक को खुद इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कैसे बनेगा, तो एक तो हमने पब्लिक में रखना है इसको, फिर कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा। तो उसके लिहाज से ये मेरे पास हो जाएगा एम्प्लॉय। अब ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो इसमें हम जो है सेम वही चीज़ें जो कि हम यहाँ पे हासिल कर रहे हैं, वही वैल्यू जो है वो हम इसको भी मुहैया करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आके मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं सेट के मेथड को कॉल करता हूँ, और इस तरीके से सेट का मेथड जो मैंने नीचे बनाया है उसको कॉल करके मैंने यहाँ पे क्या काम कर लिया है, मैंने आईडी की वैल्यू जो कि आर्गूमेंट में आएगी वो प्रोवाइड कर दी, नेम की वैल्यू जो आर्गूमेंट में आएगी वो प्रोवाइड कर दी, डिपार्टमेंट की वैल्यू जो कि आर्गूमेंट में आएगी वो प्रोवाइड कर दी, उसी तरीके से सैलरी की वैल्यू जो आर्गूमेंट में आएगी वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है इसके अलावा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको इनिशलाइज कर लेता हूँ ज़ीरो से, ताकि हमें पता चले कि इनिशली इसकी वैल्यू ज़ीरो है, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं ये काउंट प्लस प्लस क्या करेगा। एक्सीलेंट, इसमें इंक्रीमेंट करेगा, वेरी गुड। अब ज़रा मैं आपके सामने इसको करके ज़रा दिखाता हूँ कि ये वाकई में इंक्रीमेंट करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा इस पे। अच्छा, यहाँ पे जो एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है।
जी गुड। इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर बना हुआ ही नहीं है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जिसमें आर्गुमेंट पास नहीं हो रहे, जबकि यहाँ पे देखें तो हमारे विदाउट आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है और वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर जो कि क्लास में नहीं बना हुआ उसको हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हम ज़रा इसके फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की चीज़ें पूरी करते हैं। तो लेट मी सी जी। इसमें आईडी हम बताते हैं जी 1। नेम इसका रखते हैं जी असद। डिपार्टमेंट इसका रखते हैं जी कंप्यूटर साइंस। और इसके बाद इसकी सैलरी हम रख देते हैं जी, कितनी होगी, 1 लाख होगी। ठीक है जी, हमने इसकी सैलरी इतनी रख दी है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हम दूसरा एम्प्लॉय जो है वो बनाते हैं। तो इसमें पहले आईडी रखती है हम इसकी 2। नेम इसका रखते हैं जी मुशर्रफ। इसके बाद जी, इसके बाद हमने इसका डिपार्टमेंट रखना है। डिपार्टमेंट इसका रखते हैं हम मैथमेटिक्स। और इसकी सैलरी हम रख लेते हैं जी 80,000। ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ से इन स्टेटमेंट्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे सिस आउट करके E1 डॉट काउंट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बल्कि इससे पहले भी मुझे कर लेना चाहिए। यहाँ पे आके मैं बता रहा हूँ जी सिस आउट करके यहाँ पे E1 डॉट काउंट। और इस तरीके से यहाँ पे भी E1 डॉट काउंट। ये मैंने यहाँ पे आपको उसकी काउंट जो है वो डिस्प्ले करवाया। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो जी मुझे बताएं इसकी आउटपुट क्या बनेगी। E1 डॉट काउंट, पहला E1 डॉट काउंट, दूसरा भी E1 डॉट काउंट, इसकी आउटपुट क्या बनेगी। जी वो ये बता कह रहे हैं स्टूडेंट्स के जो जो पहली दफ़ा आपके पास रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपके पास दूसरी दफ़ा भी आएगा। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने इसको रन किया। तो पहले देखिए यहाँ पे आ रहा है 1, दूसरा यहाँ पे आ रहा है 2। दोनों सूरतों में मैंने E1 को ही इस्तेमाल किया है। अब इसकी वर्किंग देखें तो वर्किंग क्या हो रही है। तो इसको ज़रा मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और इसको डिबग करता हूँ आपके सामने। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कंट्रोल आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा, इसको स्टेप इनटू करूँगा ताकि मैं इसके कंस्ट्रक्टर में आ जाऊँ। तो मैं कंस्ट्रक्टर में आया और यहाँ पे देखें तो काउंट की वैल्यू जो है अभी बन रही है यहाँ पे। और इसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको स्टेप ओवर करता हूँ। और नहीं यार, हम्म, ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे इसमें स्टेप इनटू किया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ आपने यहाँ पे ये देखनी है कि मेरे पास कंस्ट्रक्टर में मैं चला गया हूँ। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे यहाँ पे आईडी में वैल्यू मिल रही है 1। नेम आ रहा है यहाँ पे असद। ये डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर साइंस। और इसके अलावा सैलरी यहाँ पर आ रही है 1 लाख। ठीक है। लेकिन अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को देखेंगे तो एट्रीब्यूट के अंदर अभी तक वैल्यू जो है वो इन एट्रीब्यूट को देखते हैं यहाँ पे। तो अभी तक इन एट्रीब्यूट को वैल्यू नहीं मिली। ठीक है। इन एट्रीब्यूट को वैल्यू इसलिए नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो इस सेट के मेथड से इनको जो है वो असाइन होगी। तो आर्गूमेंट में तो वैल्यूज़ आ गई हैं, अभी तक जो है वो एट्रीब्यूट्स को नहीं मिली।
इसको हम जो है यहाँ पे स्टेप ओवर करते हैं। ठीक है, अब जो है अभी देखें यहाँ पे यहाँ से इवन आप देख लें तो अभी डिपार्टमेंट नल आ रहा है, आईडी ज़ीरो आ रही है, नेम आपके पास नल आ रहा है, और सैलरी 0.0 आ रही है। इसके बाद मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ तो आप देखें इन सारों की वैल्यू अपडेट हो गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ना काउंट नज़र नहीं आएगा, काउंट जो है वो आपको इधर नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो हो रही होती है। जो कॉमन चीज़ें होती हैं या जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो आपको इधर शो नहीं होती। लेकिन अभी आप काउंट देखिए तो काउंट के अंदर वैल्यू इस वक्त क्या है, वो ज़ीरो है। ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे स्टेप ओवर करूँगा तो देखें यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ है तो देखें कंस्ट्रक्टर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। कंस्ट्रक्टर कितनी दफ़ा कॉल होगा, जितनी दफ़ा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो अभी हमने अभी पहला ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसमें काउंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। और इसके बाद मैं यहाँ से इधर आता हूँ और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब आपके पास जो काउंट की वैल्यू है वो अब 1 हो गई है, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। अब मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ। आप जो आप डिस्प्ले देखेंगे तो वो इस चीज़ का नाम होगा कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो अब हमारे पास जो है वो सेम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने काउंट में इंक्रीमेंट किया। अब जब काउंट में इंक्रीमेंट किया तो काउंट की वैल्यू अब क्या होगी, 2। इसलिए अब यहाँ पे जाके आपके पास आउटपुट पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है। तो ये वजह थी, यहाँ पे आपका पहले 1 आया और फिर यहाँ पे 2 आया। कि ये हमारे पास इस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि हमें पता करना है कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसके लिए हम जो है वो स्टैटिक मेंबर में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें, उसके बाद हम अगले सेशन में इसका रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं।